तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग वीडियो लेकर के। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने फ्लक्स के बारे में पूरी कहानी खत्म कर दी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले फ्लक्स समझ के आइए, फिर गॉस लॉ आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो फ्लक्स का वीडियो देख लीजिए, ज्यादा देर का नहीं है, 30 से 35 मिनट का है। उसको जल्दी से बच्चों देख लीजिए, फिर इस वीडियो में वापस आ जाइए। ठीक है, गॉस लॉ बिना फ्लक्स के समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था, ये सब फ्लक्स में पढ़ाया था, क्वेश्चन बहुत भर भर के करा दिए थे। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर पे। उसके बाद हम लोग एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वीडियो डालेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गॉस लॉ हमें पढ़ना है। देखो क्या है गॉस लॉ, किस लिए यूज होता क्या चीज है, प्रिंसिपल क्या है। गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल होता है क्यू इनके अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज गॉस लॉ ने प्रूफ की थी। इसका कोई प्रूफ नहीं है बच्चों, इसका क्या कोई प्रूफ नहीं है, इसका डेरिवेशन नहीं है। डायरेक्ट बस हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। और फ्लक्स का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, पढ़ा था कि नहीं, ई डॉट ए बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स के बराबर। फ्लक्स मतलब क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। और ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए होता है। बस खाली ये किसके लिए है बच्चों, क्लोज सरफेस के लिए। ऐसी सरफेस जो क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और कौन सा Q होना चाहिए, जो चार्ज उस क्लोज सरफेस के इनक्लोज है। बाहर वाले चार्ज पे कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी। गॉस ने क्या बोला कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज टू द बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। क्या हो गया सर, नहीं ठीक है सर, इट्स ओके, अरे इट्स ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आ रहा होगा समझ में ये चीज कि गॉस लॉ क्या बोल रहा है। अब देखो ये गॉस लॉ यूज क्यों हुआ, गॉस लॉ की वजह से हमें क्या मिल जाता है, एक तो एरिया, और मतलब ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमें पता चल जाए किसी भी कोई क्लोज सरफेस है, उसके वॉल्यूम में चार्ज इनक्लोज है, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल लेंगे। तो इसलिए गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन है। अब कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, उस क्लोज सरफेस के साथ भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, वो सब हम पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड। गॉस लॉ समझ में आया होगा सबको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। ठीक है, चार्ज इनक्लोज मतलब चार्ज कितना है, और इस गोले का क्या मतलब है, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन हमें करना है। आई होप ये चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस हो, सब पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखो क्या है, मान लो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, 3D में दिखाऊंगा बच्चों, परेशान मत। तो एक स्फीयर है और एक और 3D शेप बनाते हैं। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर, और ये भी एक कोई शेप है। मैंने बताया था आपको हिंदी नाम इसका, अगर आपको अभी भी पता है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, बाकी सिलेबस से हट चुका है। और एक ये है, ठीक है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज मैंने रख दिया। इसके अंदर क्या किया बच्चों, मैंने ला करके उठाया और क्यू चार्ज इसके अंदर रख दिया। अब इससे क्या होगा, कुछ फ्लक्स ऐसे निकलेगा। मान लो इससे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, काउंटिंग ऑफ लाइंस को ही तो बोलते हैं, वैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन इससे 5 लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसी फ्लक्स को उठाऊं मैं, अरे पूरा घूम जा रहा है यार, पूरा घूम जा रहा है। तो इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, तो नहीं घूमेगा। देखो कितनी गंदी थीम आ जाती है, इस थीम को मैं देख लेता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है वैसे ही। ब्लैक ब्लैक, चलो ये एक शेप है, ये एक शेप है, और एक और शेप बना लेते हैं आपके आत्मा की संतुष्टि के लिए। एक ही शेप है, ठीक है। अब इस पर एक क्यू चार्ज रख दिया मैंने ला करके, क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। अब इसी सेम टू सेम चार्ज को, अब इसी सेम टू सेम चार्ज को मैं उठाऊं, पूरा ही उठेगा एक साथ, चलो कोई बात नहीं। अब इसी सेम चार्ज को उठा करके मैं यहाँ रख दूँ, इसी सेम चार्ज को उठा करके मैं यहाँ रख दूँ, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, क्या बच्चों फ्लक्स चेंज होगा। शेप चेंज होने पे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, पहले भी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब भी 5-6 जा रही हैं, तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ, शेप चेंज होने से निकलेगा तो उतना ही ना, नहीं चेंज हो रहा है। और क्या अब इस पे लाके इसी चार्ज को रख दूँ, तब भी क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो शेप पे डिपेंड करता ही नहीं। गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स होता है वो हर एक क्लोज बॉडी के लिए वैलिड है, वो शेप पे डिपेंड करता ही नहीं है। पहला पॉइंट यही था, ठीक है। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर
What its shape of size only depends on the charge enclosed. कितना चार्ज अंदर है उसी पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे गॉस लॉ डिपेंड नहीं करता है। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। अब अगली चीज देखो, अगली चीज दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, if no charge is enclosed then total flux must be zero. It does not depend on charge present outside. outside कोई चार्ज है तो उस पर डिपेंड करता है नहीं। जैसे एक मैं सरफेस बना रहा हूँ, 2D में ही बात कर लेते हैं, 3D बड़ा लंबा चला जा रहा है, 2D में बात करूँ। ये मैंने एक सरफेस बनाई, इसके बाहर एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है। अब इससे फील्ड लाइंस जा रही हैं, जितनी फील्ड लाइन निकल रही है उतनी फील्ड लाइन पार भी हो जा रही है, जितनी फील्ड इनसाइड जा रही है उतनी बाहर निकल जा रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो बाहर रखे चार्ज पे क्या डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, नहीं कर रहा है। अब कोई अंदर मैंने चार्ज रख दिया, अब बस खाली किस पे डिपेंड करेगा, अंदर वाली जो फील्ड लाइन है बस एक ही बार कट कर रही है स्क्वायर को, तो अंदर जितनी फील्ड निकल रही है इससे उतना उसका फ्लक्स है। तो इसमें क्या लिखा है, अगर कोई चार्ज अंदर है ही नहीं स्फीयर के तो उसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कोई चार्ज है नहीं, बाहर चाहे 100 चार्ज ला के रख दो, बाहर चाहे 1000 चार्ज ला के रख दो, चाहे करोड़ चार्ज ला के रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। बस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इनसाइड जो चार्ज है, चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, ठीक है। आपने फॉर्मूला भी तो पढ़ा, फ्लक्स बस खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है सर। तीसरा देखो, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन। अच्छा, अगर चार्ज को उठा के मैं दूसरी जगह कर दूं तो, अभी देखना बड़ा मजा आने वाला है। ये चार्ज है, इसके सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया, इससे फ्लक्स निकल रहा है इधर 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 इधर, ऐसे फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट ऐसे सब निकल रहा है फ्लक्स, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने सबसे बड़ी दिक्कत यही है, नए पेज में बनाएंगे ताकि सही से बने यार, जो भी मैं सिखाना चाह रहा हूँ बढ़िया बनता नहीं, बड़ी गुस्सा आती है मुझे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ एक बनाया चार्ज बड़ा सा, यहाँ चार्ज बना दिया, इसी का एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, फोन यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इस पर एक मैंने चार्ज सेंटर पे रख दिया ला करके। अब इससे कुछ ऐसे फ्लक्स निकल रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, और कुछ फ्लक्स तो इधर भी जा रहा होगा, कुछ फ्लक्स तो इधर भी जा रहा होगा, कुछ फ्लक्स इधर भी जा रहा होगा, कुछ इधर भी जा रहा होगा, ऐसे फ्लक्स जा रहा है। अब इस चार्ज को मैं उठाऊं, इस चार्ज को बच्चों ये गोला नहीं उठाना है, चार्ज उठाना है, गोले को साइड मुझे उठाना किसे, इसे, इस चार्ज को उठाऊं, इस कॉर्नर पे ले जाके रख दूं, तब भी क्या इससे फ्लक्स 5 लाइन 5 जा रही थी, अब भी 5 लाइन जा रही है। इस चार्ज को उठा के मैं कॉर्नर पे रख दूं, लोकेशन इसकी बदल दूं, कॉर्नर पे इधर रखूं, कहीं पे भी रखूं, पहले भी इससे कितनी 6 लाइन जा रही थी, अब भी 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो क्या लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कहाँ रखा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, बस खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना चार्ज अंदर है। लोकेशन जो भी हो, भाड़ में जाए लोकेशन, चार्ज कहीं पे बैठा हो, कोने में छुपा हो, बस बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी भी जगह भेज दो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। बस यही कहने का मतलब था हमारे तीसरे पॉइंट का। अब चौथा पॉइंट क्या है, गॉसियन सरफेस। चौथे पॉइंट क्या है, गॉसियन सरफेस होता है क्या है, देखो क्या लिखा है, गॉस लॉ इज यूजफुल एंड इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैव सम सिमेट्री। अगर सिस्टम के पास कोई सिमेट्री है तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होगा गॉस लॉ की हेल्प से। गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, यही बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ए मतलब क्या है, एरिया वेक्टर। ए मतलब क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर। अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसके पास सिमेट्री नहीं है प्रॉपर, इस तरह से समथिंग है, या सिमेट्री नहीं है प्रॉपर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो सकते हो आप, सिमेट्री नहीं है तब भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या हो जाएंगे आपके लिए चीजें टफ हो जाएंगी। जैसे ये चार्ज रखा हो, मैं चार्ज यहाँ पर ला के रख दूँ, अब यहाँ पे देखो इस एरिया के साथ एंगल कुछ और बन रहा है, इधर वाले एरिया के साथ कुछ और एंगल बन रहा है, इधर वाले एरिया वेक्टर के साथ कुछ और एंगल बन रहा है, इधर वाले एरिया वेक्टर के साथ बच्चों क्या बन रहा है, कुछ और एंगल बन रहा है, हर एक एरिया वेक्टर के साथ एंगल अलग अलग बन रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मतलब आप निकाल पाओगे आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट है मतलब ई और ए के बीच का एंगल ही नहीं निकल पा रहा है, ई और ए के बीच का एंगल ही नहीं निकल पा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है, इधर से इसका डिस्टेंस कम है, इधर से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, एंगल नहीं निकल पाएगा। तो हमें जब भी अगर गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी सरफेस चुननी होगी जो चारों तरफ से क्या हो, सिमेट्रिक हो। जैसे आप क्यूब चुन लो, क्यूबॉइड नहीं चुन सकते, क्यूब चुन लो, सर्कल चुन लो, सिलेंडर चुन लो, ऐसे कुछ सिमेट्री आपको चुननी पड़ेंगी। उसी सिमेट्रिकल जो वॉल्यूम होता है आपका, उसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल तो सकते हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सबसे निकाल सकते हो, बहुत लंबा पड़ जाएगा उसके लिए, लेकिन अगर आपको आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस लॉ से, तो आपको क्या चाहिए, कोई ऐसा एरिया चाहिए या उसके आसपास ऐसा सरफेस चाहिए
जो कि क्या हो, सिमेट्रिकल हो, मतलब उसी सरफेस क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। शुरू से ये था, क्या था कि अगर आपको देखो क्या लिखा हुआ, गॉसियन सरफेस क्या चीज होती है। गॉस लॉ इज यूजफुल एंड इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान सी चीज है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है व्हेन सिस्टम हैव सब सिमेट्री। अगर सिस्टम के पास क्या हो, कोई सिमेट्री हो। अगर सिमेट्री नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल एक बार और समझाता हूं मैं आप लोगों को, बच्चे की डिमांड है, समझा देते हैं। देखो देखो अभी समझना, कोशिश करना समझने की। जैसे मैंने ये बनाया एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पर इसके चार्ज रखा है प्लस की, यहाँ से इसका ये फ्लक्स निकल रहा होगा, यहाँ से कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा, यहाँ से कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा। अब यहाँ पे इसका टेंजेंट बनाऊंगा, ये इसका सरफेस पे टेंजेंट बनेगा, इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, एंगल कुछ बना होगा। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ होगा, ये थीटा अलग बनेगा, एंगल क्या बन रहा है, हर बार अलग अलग बन रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, और क्या होता है यहाँ पर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा ई डॉट ए का मतलब क्या है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा अपॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब देखो अगर ये एंगल बार बार चेंज हो रहा है, क्या ई डॉट ए आप निकाल पाओगे, एंगल बार बार चेंज हो रहा है, क्या ई डॉट ए आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। देखो यहाँ एंगल अलग से जा रहा है, यहाँ अलग से जा रहा है, यहाँ अलग से जा रहा है। और अब इसको लाके मैं सेंटर पे रख दूं, इस चार्ज को सेंटर पे रख दूं, मतलब इसके चारों तरफ जो फील्ड बन रही है वो सिमेट्री हो, इसके चारों तरफ जो बन रहा है वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो। इस पॉइंट चार्ज को मिला के यहाँ सेंटर पे। अब देखो इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर टेंजेंट बनाओगे, एरिया इधर ही बनेगा। ऐसे बनाओगे, कहीं पे भी ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, एंगल क्या बनेगा, हमेशा सेम ही बनेगा। एंगल क्या बनेगा हमेशा, कहीं पर भी ले जाओ, चारों तरफ क्या है, सिमेट्री है, इसी वजह से एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है हर तरफ से। तो ई डॉट ए निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। छोटा सा आप निकाल लो, छोटे से चार्ज के थ्रू छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसी को इंटीग्रेट कर दो, पूरा निकल के आ जाएगा। छोटे से चार्ज के जो छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, उसी को इंटीग्रेट कर दो, पूरा निकल आएगा। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा बच्चों प्रैक्टिकल, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, चीजें निकाल के भी आप लोगों को दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है। बस समझो कि हम गॉस लॉ यूज क्यों कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस होता क्या है, अब गॉसियन सरफेस क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक सिमेट्रिकल सरफेस चूज करनी पड़ती है, उसी सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। अगर मुझे पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर मुझे बच्चों गलती से पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए मैं कैसे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करूंगा, एक पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ एक ऐसी सरफेस चाहिए मुझे जहां से क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ रही हो। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक स्फीयर सेलेक्ट करूंगा बच्चों, एक सर्कल नहीं, स्फीयर, 3D में बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो क्या करूंगा बच्चों, सेलेक्ट एक स्फीयर सेलेक्ट करूंगा, जिससे इसका चारों तरफ से डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ग्रेविटेशन में 11th क्लास में। ऐसे ही तो चूज करते हैं पॉइंट मास के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहती होती है, स्फेरिकल होती है। नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। चार्ज बीच में, इसके लिए अगर मुझे बनाना है सिमेट्री, चारों तरफ सिमेट्री बनानी है, तो कैसा बनाऊंगा मैं, एक स्फीयर बना दूंगा, एक स्फीयर बना दूंगा। ऐसे अगर लाइन चार्ज के लिए, अगर मैं लाइन चार्ज की बात करूं, ऐसा लाइन चार्ज दिखता है, ऐसा लाइन चार्ज दिखता है। अब इसके लिए सिमेट्री कैसे बनाऊंगा, इसके जैसे लाइन चार्ज है, इसके चारों तरफ आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस आगे पीछे हर तरफ जोड़ो, तो कैसा बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। तो क्या बनेगा बच्चों इसके लिए, सिलेंड्रिकल, कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है। और ऐसे ही अगर कोई सरफेस है, चार्ज प्लेट है, कोई प्लेट है, उसके लिए अगर मुझे निकालना है गॉसियन सरफेस, जैसे ये प्लेट है, इसके लिए बनाना है, ये प्लेट है, क्या हो गया, लो बैटरी से कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम, ठीक है। अब कोई प्लेट है, अब उसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है, तो कैसी बनेगी, या तो इसको मैं एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दूं, या तो बच्चों इसको मैं क्या करूं, एक सिलेंडर के लिए सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दूं। ऐसे नहीं, ऐसे एक सिलेंडर के लिए इनक्लोज कर दूं, तब भी क्या होगा, चारों तरफ इसके, अरे 3D में सोचो, ये है, इधर से भी डिस्टेंस, इधर से भी डिस्टेंस, सिलेंडर का चारों तरफ से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। सिलेंडर में भी कर सकता हूँ, या फिर इसको किसके अंदर रख सकता हूँ, एक क्यूबॉइड के अंदर रख सकता हूँ, या तो इसको बच्चों इस प्लेट को, सिलेंडर हटाओ, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब की बात हो रही, क्यूब के अंदर रख सकता हूँ। क्या करूँगा, क्यूब के अंदर रख दूंगा, थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे चारों तरफ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है, समझना। क्योंकि जो प्लेट है, प्लेट पे यहाँ पर चार्ज है, थिकनेस तो है नहीं उसकी कुछ, यहाँ से डिस्टेंस बराबर देख लो, इधर से डिस्टेंस बराबर देख लो,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, या तो मैं क्यूब बनाऊं या फिर मैं क्या बनाऊं, सिलेंडर बनाऊं। तो प्लेट के लिए क्या होता है या शीट के लिए क्या होता है, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर या फिर क्यूब। ज्यादातर हम लोग यूज क्या करते हैं बच्चों, सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, सिलेंडर यूज करते हैं गॉसियन सरफेस उसके लिए। आपको समझ में आया, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, और प्लेट के लिए, चार्ज शीट के लिए स्फेरिक वो क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस यूज्ड इन फिजिक्स पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक टू अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो सरफेस यूज होती है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी तक आपको चिल्ला चिल्ला के बताया। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, किसी गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने क्या क्या स्टेप है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये स्टेप्स भी आ जाते हैं। इस स्टेप्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिए, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। सबसे पहले क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए क्या करूंगा, स्फेरिकल, लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल, और वगैरह वगैरह जो भी चार्ज है वो। अब ए गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेट। क्या होना चाहिए, ऐसी गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। मतलब अरे सॉरी, देखो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए कहाँ पहुंच गया। जैसे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड आउट करनी है, इस पी पॉइंट पे, और यहाँ पर मेरा कोई क्यू चार्ज रखा है, इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे फाइंड करनी है, और ये एक पॉइंट चार्ज है, समझ लो ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए, मतलब स्फेरिकल होनी चाहिए। तो मुझे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है वो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे वो गॉसियन सरफेस पास होनी चाहिए, मतलब उसके सरफेस पे आना चाहिए वो पॉइंट। कहाँ आना चाहिए बच्चों, सरफेस पे आना चाहिए, समझ में आया। अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो कैसे करूंगा, इससे होता हुआ करूंगा ड्रॉ, क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है। अब जैसे अगर लाइन चार्ज है उससे मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करूंगा, आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर बनाऊंगा यहाँ से होता हुआ ऐसे, यहाँ से ये सरफेस इस पे आना चाहिए, यही लिखा हुआ है ये, यही लिखा हुआ है, ठीक है, मस्ट बी। और क्या होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। एंगल बिटवीन गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 से 180, या तो एंगल 0 हो या फिर 180 हो, क्लियर से जाहिर सी बात है बच्चों, या तो एंगल 0 हो, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब 90 नहीं सॉरी, एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है तो 0 डिग्री होगा, 0 हो या फिर 180 हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जाएगा तो एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। 0 हो या फिर 180 हो, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। और क्या करना है, फिर उसके बाद अप्लाई कर दो, phi is equal to q enclosed upon epsilon naught. Gauss law is always valid for every type of charge experiment, but only useful to calculate electric field when charge is distributed symmetrically. देखो गॉस लॉ जो है वो हमेशा वैलिड और एप्लीकेबल होता है हर टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन यूजफुल कहाँ होता है, देखो देखो गॉस लॉ वैलिड तो हर एक टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, लेकिन यूजफुल किस लिए होता है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड कब हम निकाल सकते हैं, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। हम हर समय क्या निकाल सकते हैं इससे, एवरी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम यूज कहाँ कर सकते हैं, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से आपको निकालना है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे आपको पता होगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको पता होगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बोलो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की। अब इसी को हम गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे बच्चों, गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, देखना यहाँ पर ध्यान देना एकदम, बच्चों यहाँ कंसंट्रेट हो जाओ, सारी चीजें एकदम समझ में आएंगे, अभी देखना फील कितना तगड़ा आएगा, वही सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा है, इससे मुझे इस जगह पर आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बड़ा एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। अब हमने गॉस लॉ क्या पढ़ा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन, छोटा सा एरिया ले रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, इस छोटे से एरिया का नाम दे रहा हूँ डी, ठीक है।
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, जितना क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई तो कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, डी ए मतलब ये छोटा सा पार्ट एरिया ए है, तो पूरा का एरिया क्या हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है, छोटा सा एरिया ए है और पूरा एरिया अगर मैं इंटीग्रेट इसको करूंगा तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, तो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बस खाली, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, इसी बाहर की सरफेस से तो जा रही है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे हद है यार, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ 4 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज़ को भेज दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा क्यू अपॉन, अच्छा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, मैं इसको साथ में लिख लूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन मतलब इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, क्या कर रहा हूँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, इसको अगर मैं आगे लिखूँ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, तो के लिख सकता हूँ इसके, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं, मैं बोल ही रहा था, आप ही लोग नहीं मान रहे थे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, दैट्स इट। दैट्स इट, आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा अपना इसको चार्ज पे लगा दूँ, वरना अभी कभी भी ऑफ हो जाएगा ये। एक सेकंड, इस चीज़ को आप लोग नोट करिए जल्दी से, इस चीज़ को आप लोग जल्दी से नोट करिए। स्पीड में समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में आग लगा दो यार, कमेंट कर दिया करो अगर समझ में आया करे, तो ना समझ में आया तो भी बता दिया करो यार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लाइन चार्ज, अगर फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो दोनों के लिए सेम होगा, फाइनाइटली चार्ज रॉड हो या फिर इनफाइनाइट हो दोनों के लिए क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, इनफाइनाइट की बात करते हैं, फाइनाइट के लिए वही आंसर होगा। इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं, एक लाइन है, रॉड है, ठीक है, वो फाइनाइटली चार्ज है, इनफाइनाइट रॉड है, मतलब ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इस पर जो चार्ज डेंसिटी है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, मान लेते हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्यू अपॉन जो इसकी लेंथ एल है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, इस पर मान लेते हैं क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब मैं अगर इस पर निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के थ्रू, इस लाइन के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ किसी आर डिस्टेंस पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर डिस्टेंस पे एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनफाइनाइटली है चार्ज, इनफाइनाइट है, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक फाइनाइट हाइट एच हाइट का तो क्या करूँगा, एक सिलेंडर बना दूंगा। एच हाइट का क्या करूँगा, मैं एक सिलेंडर बना दूंगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा क्यू की मैं बात करूँ, क्यू तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एल, एल मतलब हाइट है तो लैम्डा एच हो जाएगा, एच है, तो अगर मैं क्यू की बात करूँ तो लैम्डा एच के बराबर हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पर चार्ज टोटल कितना है, चार्ज की जगह लैम्डा एच लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एच अपॉन, ठीक है, तो ई डॉट है, ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए एरिया इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन। अब एरिया किस एरिया से पास हो रहा है, सिलेंडर के कौन से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ ना, एरिया की बात हो रही है तो क्या हो सकता है, 2 पाई, यही होता है 2 पाई आर एच। अरे 2 पाई आर एच होता है, बोलो ना, एच से एच कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बच्चों, इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होता तो के बन जाता है,
तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या है, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इसको आगे भी सॉल्व करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन, ठीक है, के लैम्डा अपॉन। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो? क्लियर है? ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज क्या होता है, के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है ये चीज? लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या ये चीज समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर। क्लियर, समझ में आया? देखो अब ये फाइनाइट हो, हाइट से फर्क पड़ा क्या? हाइट से क्या फर्क पड़ रहा है? हाइट से फर्क पड़ रहा है क्या? ये एच हाइट का हो, एल हाइट का हो, के हाइट का हो, इनफाइनाइट हाइट का हो, फॉर्मूले में हाइट कहीं आ रही है? फॉर्मूले में हाइट कहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो फाइनाइट इसके लिए भी यही होगा, इनफाइनाइट के लिए भी यही होगा। हाइट कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है हमें, चार्ज डेंसिटी और कितनी दूर निकाल रहे हो बस उससे फर्क पड़ रहा है। दैट्स इट बच्चों, समझ में आ गया होगा लाइन चार्ज के थ्रू कैसे निकलता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलिड सॉलिड, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। देखो इन सबका एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन सबके पापा एक ही हैं, इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सेम ही होती है, सेम तरीके से ही निकलती है। क्या ये बात आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो? सेम ही तरीके से निकलती है। एक बार इस बारे में सोचो 2 मिनट, 2 मिनट सोचो, तब तक मैं पानी पी लूँ, पानी है ठंडा। ले आओ, थोड़ा सा ले आओ पानी, ठीक है, समझ में आया? अब देखो अगर मैं बात करूं हॉलो स्फीयर की, अगर मैं हॉलो स्फीयर की बस खाली बात करूं, हॉलो स्फीयर मतलब अंदर कोई मास नहीं है, अंदर कोई मास ही नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। अंदर कोई मास नहीं है बच्चों, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर की, कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर चाहे हॉलो हो या फिर उसके अंदर मास हो, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? स्टार्टिंग की क्लास में बताया था सरफेस पे होते हैं। और कोई भी बॉडी चार्ज है तो उसका चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सरफेस पे। तो हॉलो, हॉलो तो नॉन कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कैसा भी हॉलो स्फीयर हो, तो मजबूरी अंदर कोई मास ही नहीं है, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे ही होगा। लेकिन अगर सॉलिड की बात करूँ, सॉलिड अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसका सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। तो मतलब ये तीनों चीजें, तीनों कौन कौन सी चीज, हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सारी सारी चीजें क्या है, सेम तरह से वर्क करती हैं, क्योंकि सबके चार्ज कहाँ पर होते हैं? सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सबके सबके चार्ज कहाँ होते हैं बच्चों? सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इतनी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई? अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार और अपने टर्म्स बोल देता हूँ। अगर कोई हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर मास ही नहीं, तो सारे सारे चार्ज कहाँ होंगे? सरफेस पे होंगे, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉट कंडक्टिंग हो। लेकिन कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, अंदर मास है, लेकिन जो एक्सेस चार्ज होते हैं वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? सरफेस पे होते हैं। यही बात उसने बोल रहा था, ठीक है, यही चीज बोल रहा था, और यही मैंने हेडिंग भी डाली हुई है। अब है कोई स्फीयर, हॉलो है सॉलिड है, फर्क नहीं पड़ता है हमें, कोई एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस बच्चों क्या है? आर है। स्फीयर को सर्कल बना रहा हूँ 2D में, नहीं तो बड़ा भसड़ मच जाएगी। ऊपर की चीज मिटा देते हैं। अच्छा, सुंदर सुंदर डेरिवेशन करेंगे, इसको गंदा नहीं होने दूंगा मैं आपकी कॉपी। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है बच्चों? आर है, ठीक है, आर है। तो हम 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर, स्फीयर के सरफेस पे। इनसाइड द स्फीयर सबसे पहले फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इनसाइड। सारा का सारा चार्ज कहाँ है? यहाँ सरफेस पे। सारा चार्ज कहाँ है बच्चों? सरफेस के ऊपर, सरफेस पे, ठीक है। इनसाइड बात करूँ तो इनसाइड फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, इसके अंदर चार्ज कितना है बच्चों? अगर मैं अंदर किसी पॉइंट, किसी आर डिस्टेंस पे अंदर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले गॉस लॉ ने क्या बताया था? एक गॉसियन सरफेस बनाओ, फिर देखो उसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है। गॉसियन सरफेस बनाने में क्या कोई चार्ज इनक्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, अंदर कोई चार्ज ही नहीं, सारा का सारा चार्ज बाहर है, सारा का सारा चार्ज बाहर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू इन जीरो हो जाएगा।
जब ये पार्ट जीरो हुआ तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट क्या हो गए, शून्य, जीरो हो गई। क्लियर है? तो इनसाइड हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो होती है, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो हो जाएगी, चार्ज इनक्लोज जीरो है तो जीरो हो जाएगी। और सरफेस पे बात करो सरफेस पे क्या हो जाएगी, सरफेस पे, अरे यार ये फाई का सिंबल बन जा रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब क्यू इन इसमें कितना चार्ज, इस पे मान लो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, तो अगर सरफेस की बात करो तो पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट है डी ए क्यू इन, क्यू टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, एप्सिलॉन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया हो जाता है, और एरिया क्या है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 4 पाई, रेडियस कितना देगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको इधर भेज देंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ऐसे, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है इस पर जब बाहर हम लोग सरफेस पे निकालते हैं। अब सरफेस के बाद इसके बाहर किसी पॉइंट पे जा रहे हैं, मान लो एक्स डिस्टेंस बाहर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, अब इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, अगेन इसने भी क्यू चार्ज इनक्लोज किया है, इसके अंदर भी कितना चार्ज है, जितना टोटल स्फीयर पे चार्ज है। तो आउटसाइड की मैं बात करूँ, आउटसाइड तो डायरेक्ट ही बोल देंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन, टोटल चार्ज क्यू है इसमें, एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस बन रही है, उसका एरिया निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया निकालो क्या होगा, एरिया स्फीयर का एरिया होता है, क्या होता है 4 पाई, कितने डिस्टेंस पे हम बात कर रहे थे, किस डिस्टेंस पे बात कर रहे थे, एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गॉसियन सरफेस बन रही है, उसका रेडियस बार एक्स है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख ले रहा हूँ इंटू एक्स स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, इसी समझ में आया, आउटसाइड भी निकल गया, समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, समझ में आया तो जल्दी से हम सब करिए, कमेंट में एकदम आग वाग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो कमेंट में। ठीक है, हैंग हो जाए मेरा फोन, इतने कमेंट आने चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, एक वर्ड और ऐड कर लो आप लोग, नॉन कंडक्टिंग, ऊपर ही लिख देता हूँ इस चीज़ को, नॉन कंडक्टिंग ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग होगा तो उसके तो बाहर ही होंगे, हॉलो की तरह काम करेगा, तो नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग की बात ये है। इसमें चार्ज कैसा है, प्लस क्यू अंदर है, सारा का सारा चार्ज कैसा है बच्चों, अंदर की तरफ है, सारा चार्ज अंदर बैठा है। ठीक है, अरे बस अंदर है, सारा का सारा चार्ज अंदर बैठा हुआ, अंदर भरा हुआ है सारा चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा कलर वलर चेंज करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे। इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसाइड, मतलब सबसे पहले आउटसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड मान लो हम यहाँ एक्स डिस्टेंस पे निकालना है, इस पे टोटल जो चार्ज है वो क्यू मान लेते हैं। अब क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जाहिर सी बात है पुराने की तरह, जैसे हॉलो का था वैसे ही हुआ, क्योंकि इस बार टोटल क्यू चार्ज इनक्लोज है, मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, तो आउटसाइड क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।
क्लियर है, इसको फिर से प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है बच्चों इसको दोबारा से प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँ ऑन द सरफेस भी सेम होगा, ऑन सरफेस भी सेम होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज़ आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो? थोड़ा सोचना इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बैक कर दो, नहीं समझ में आ रहा है बैक मतलब कि हॉलो वाले पे चले जाओ, हॉलो वाले जैसा ही सेम आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार देखो पीछे, जब मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, सही है, थोड़ा रिलैक्स हो। अब देखो नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करना, बाकी यही है। इस पर टोटल चार्ज क्यों है, मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, इसका निकाल लिया, ये रेडियस एक्स है, आ गया ऑन द सरफेस, पूरे क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रहा है सरफेस, तो ये आ गया। और बाकी अब अगर मैं बात करूं इनसाइड, इसके लिए इनसाइड थोड़ा सा स्पेशल है। इनसाइड क्या है बच्चों, थोड़ा सा स्पेशल है, देखो देखना, यहाँ पे मैंने बना लिया, उसको फिल कर दे रहा हूँ। फिल करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। फिल करने का क्या मतलब, ये जो जितना पार्ट फिल है उसमें पूरा का पूरा चार्ज है। इस पर जो टोटल चार्ज है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था क्यू चार्ज, मतलब ये जो क्यू चार्ज है वो इसके वॉल्यूम के अंदर है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक है। इसको याद रखना, इसका रेडियस कैपिटल आर से था तो कैपिटल आर बना देते हैं। इस पर कितना क्यू चार्ज कहाँ पर है, वॉल्यूम के अंदर है। क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मुझे अंदर कहीं निकालना है, अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अंदर कहाँ निकालना है, कोई रेड कलर यूज़ करते हैं, नहीं तो दिखेंगे नीचे, ये आर रेडियस था। अब मुझे अंदर कहीं निकालना है, अंदर मुझे स्मॉल आर रेडियस पे निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू एक गॉसियन सरफेस बना लूँगा, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने गॉसियन सरफेस बना ली। अब इस गॉसियन सरफेस में ये एक स्फीयर बना है, टोटल चार्ज क्यू है, इतने छोटे से वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्यू है इस छोटे से वॉल्यूम, अच्छा एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, टोटल पे चार्ज इतना चार्ज इतना वॉल्यूम होता, ये जो है 4/3 पाई आर क्यूब में क्यू चार्ज है, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर, समझ में आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, एक यूनिट वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा होगा ये चीज़। और अब मैं बात करूँ इतने वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, ये वाला वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम पे इतना होता है तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन 4/3 पाई आर, समझ में आ रहा होगा ये चीज़। एक यूनिट पे इतना तो इतने यूनिट पे इतना, ठीक है। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, बचा क्या, बस खाली यहाँ पर। अब इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो क्यू आर क्यूब अपॉन आर, समझ में आया, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यही आ रहा है, क्लियर है, ये बात से आप सहमत हो कि इतना चार्ज इसके अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी ए इज इक्वल टू क्यू इन, कितना चार्ज उसने इंक्लूड कर रखा है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अगले पेज में कर लेते हैं। तो अच्छा, अब जो इसने इनक्लोज किया है एरिया, जो उसका एरिया वही तो एरिया होगा इसका सरफेस एरिया, जो गॉसियन सरफेस हमने छोटी वाली बनाई है इसका सरफेस एरिया लेंगे ना, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेते हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ क्यू आर क्यूब, ठीक है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये स्क्वायर है ना, एरिया में क्या होता है स्क्वायर होता है, बता भी रहे हो, ठीक है। इस क्यूब से ये पूरा स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, तो एप्सिलॉन नॉट भी लगा हुआ है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को कैसे भूल गए। अब देखना तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 4 पाई आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर। समझ में आ रहा है बच्चों, इतनी चीज़ें समझ में, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, इनसाइड इतना होता है, ठीक है। उसका रेडियस कैपिटल आर क्या है, रेडियस है उसका, स्मॉल आर क्या है, किस डिस्टेंस पे आप लोग
निकाल रहे हो। ठीक है बच्चों, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बताइएगा। अरे ये अच्छा, इसका मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई है? जल्दी से थम्स अप लिखिएगा, थम्स अप दीजिएगा। समझ में आया होगा ये चीज। वापस एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये पूरा वापस से समझा रहा हूँ। अंदर आपको निकालना है, अंदर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं अंदर क्या करूंगा? एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस क्या होगी? स्फेरिकल होगी। पूरे पूरे के पूरे स्फेयर पे, जो ये स्फेयर की जिसकी हम बात कर रहे हो, उस पर क्यू चार्ज है। एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा? इतना होगा। और इतनी इतनी वॉल्यूम पे कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने निकाल लिया इतना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज है। क्लियर है ये चीज? इतना चार्ज इंक्लोज है, मैंने निकाल लिया। फिर गॉस लॉ अप्लाई किया, ये पार्ट आ गया। फिर इस पार्ट से काटते पीटते ये आंसर आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ से कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और बाकी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।